हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। और आज मैं कक्षा 10 का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारा रनिंग में चल रहा था, संसाधन और विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, और पिछले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलो हम शुरुआत करते हैं संसाधनों के विकास के बारे में। आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई? पहली समस्या है विद्यार्थियों, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो गया। जितने भी संसाधन थे उनका ह्रास हो गया, यानी उनकी कमी हो गई। और जो मेन संसाधन है, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं पेड़ पौधे यानी कि वन संसाधन, हम बात कर सकते हैं पानी के बारे में, क्योंकि हम जब पेड़ पौधों को काट देंगे तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि वर्षा नहीं होगी। इसी प्रकार खनिज संसाधन जो होता है, जमीन को खोद करके निकाला जाता है और उनको मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने लिए उपयोग करता है। तो शुरुआत में मनुष्य ने क्या सीखा, क्या जाना, क्या महसूस किया, क्या समझा कि प्रकृति द्वारा ही, प्रकृति प्रदत्त ही, प्रकृति की देन है। प्रकृति की क्या देन है? संसाधन। और इसलिए मनुष्य ने, मानव ने उसका अंधाधुंध उपयोग किया। अंधाधुंध से यहाँ पर मतलब है कि चाहे उसकी आवश्यकताएं है या नहीं है, उसने अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने उत्पादन के लिए प्रकृति के जो संसाधन उपलब्ध थे उनका अंधाधुंध उपयोग किया, बहुत ज़्यादा उपयोग किया, अपव्यय किया, जिससे संसाधनों का ह्रास हो गया, कमी हो गई। दूसरी समस्या, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जो या जिनके पास वित्तीय शक्ति ज़्यादा थी, उन लोगों के पास में संसाधन उनके हाथ में आ गए, उनके कवर में हो गए, उनके कंट्रोल में हो गए, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। इसके बाद विद्यार्थियों हम देखते हैं यहाँ ऊपर से, देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ओजोन परत अवक्षय यानी कि ओजोन परत में छेद होना, ओजोन परत का नुकसान होना। और आपको पता ही है, ओजोन परत में जब अवक्षय हो गया, छेद हो गया, छिद्र हो गया, होल हो गया, उसके कारण से सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर आ रही है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन रही है। और उसके बाद में जो अगली समस्या है वो है पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि निम्नीकरण आदि। आगे देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से आप देखेंगे, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मनुष्य का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए समाज का, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मानव जीवन की गुणवत्ता से मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या है कि मनुष्य को जो भी चीज़ मिल रही है वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, चाहे फिर वो शिक्षा हो, चाहे फिर वो संसाधनों से मिलने वाली उपयोगिता हो। जैसे कि जल हो तो एक पीने योग्य जल होना चाहिए। मनुष्य जहाँ रह रहा है वहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता होनी चाहिए। अगर उसको शिक्षा मिल रही है तो वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए।
अगर उसको स्वास्थ्य के लिए अगर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं तो वो गुणवत्तायुक्त होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसी प्रकार विश्व की शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अगर सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा तो जो देश हैं वो आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में उनके बीच में खींचतान होगी, आपस में उनमें वैमनस्य बढ़ेगा, आपस में विवाद होगा, जिससे वैश्विक शांति नहीं रह सकती। इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा कुछ देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कितनी बड़ी लाइन है और कितना इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ से। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप पंक्ति पढ़ रहे हैं। सतत अस्तित्व यानी कि इस लगातार अस्तित्व, सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास यानी लगातार विकास। कैसा विकास? पोषणीय विकास, जो हमारा पोषण करे, मानव जीवन का पोषण करे। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों? देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे हिसाब से अब आपको अच्छी तरह से दिखाई भी पड़ रहा होगा। यहाँ से सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों? कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी हमें सतत पोषणीय विकास जो टर्म है, एक अवधारणा है, वो ही सिखाती है कि विकास इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। यानी कि हमने प्रकृति को अगर नुकसान पहुंचाया, प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनका हमने अंधाधुंध उपयोग किया, तो वो सतत पोषणीय विकास नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत जल्द संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाएगी। यानी इस सतत पोषणीय विकास में क्या छिपा हुआ है कि वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है, विकास तो हमें करना होगा, इंडस्ट्रियां तो हमको फिट करनी होगी, उद्योग धंधे तो हमें चलाने होंगे, मानव की आवश्यकताओं को पूरा तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें भविष्य की जो पीढ़ियां आने वाली है उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना भी नहीं करनी है। यानी हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। साथ में वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। माय डियर स्टूडेंट, सतत पोषणीय विकास की जो ये परिभाषा है इसको आप अच्छे से याद कर लें। सॉरी। और इसके लिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व के ज़्यादातर कंट्रीज शामिल हुए थे। और ये क्या था देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, यानी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज का इसमें समर्थन था। वो लोग कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यह सम्मेलन क्यों किया गया विद्यार्थियों? विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण के संरक्षण का और सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं
उसका सलूशन ढूंढने के लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसमें क्या हुआ, हम अगले पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। यहां से हम देखेंगे, देखिए आप, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को सहमति स्वीकृति प्रदान की। अब आपके लिए प्रश्न क्या आ सकता है कि एजेंडा 21, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों, को सहमति स्वीकृति किस सम्मेलन में प्रदान की गई, कहाँ की गई? तो आप बता सकते हैं रियो डी जेनेरियो में, जो 1992 के अंदर सम्मेलन हुआ, उसमें इसको सहमति दी गई। 2 नंबर या 3 नंबर का ये भी प्रश्न आ सकता है कि एजेंडा 21 क्या था। तो उसके लिए देखिए, यह घोषणा है कि एजेंडा 21, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी का पूरा नाम भी आ सकता है, क्या लिखेंगे आप? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। समझ गए बच्चा? के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। कितनी महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई थी। इसके बाद हम विद्यार्थियों संसाधनों के नियोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संसाधनों का हम नियोजन कैसे करें, सही तरीके से उनका इस्तेमाल कैसे हो, उनके लिए प्लानिंग क्या हो। तो देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण है। या ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। हमारे पास क्या है कि कुछ संसाधनों की तो प्रचुरता है परंतु कुछ संसाधन ऐसे भी जिनकी बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ ये एग्जाम्पल्स है कुछ, झारखंड, ध्यान दीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के बारे में बात की जा रही है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। किसके? खनिज और कोयले के। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहां पर नदियां और पास में ही समुद्र है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। आप देख रहे होंगे जैसलमेर, बाड़मेर में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और आजकल तो पेट्रोलियम की भी वहाँ पर खोज की जा रही है और ये प्रचुर मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। परंतु अगर मूल विकास की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की जैसे वहाँ पर भी मूल जो है विकास की कमी है और ख़ास बात वहाँ क्या है, जल संसाधनों की बहुत कमी है। कहाँ पर? राजस्थान में, और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत का धनी है
परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए देखिए, मैं आगे करता हूँ, आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा। देखिए, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या देखा कि संसाधनों का नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। देश में आपको पता है बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधनों की प्रचुरता है, तो किसी संसाधन की वहाँ पर कमी है। इसलिए हमें इन संसाधनों का नियोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम भारत में जो संसाधन नियोजन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, निम्नलिखित सीढ़ियां हैं, निम्नलिखित चरण है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। पहला सोपान क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करनी होगी और उनकी टेबल बनानी होगी। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, रीजनल सर्वेक्षण का सर्वे करवाने पड़ेंगे, मानचित्र बनाना होगा, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना होगा और साथ में उनका मापन भी करना होगा। ये पहला सोपान है विद्यार्थियों। दूसरा सोपान क्या है? इसमें संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा, कौशल दिखाना होगा, स्किल क्या है। साथ में संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशन जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी, उनका ढांचा, स्ट्रक्चर वहाँ उनको डेवलप करना होगा। और तीसरा सोपान क्या है? संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होगा। स्वाधीनता के बाद, आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, किसी क्षेत्र, यहां से किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। अगर वहाँ संसाधनों की उपलब्धता है तो उस क्षेत्र के विकास होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस ये है कि उस देश, उस प्रदेश के संसाधनों की पहचान करनी होगी, तालिका बनानी होगी, सर्वेक्षण करना होगा, मानचित्र बनाना होगा, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना होगा। साथ में उसके लिए विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा और साथ में संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय हमें स्थापित करना होगा। तो पहली आवश्यकता क्या है? किसी देश के विकास के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता। परंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। जो मैं आपसे बता चुका हूँ, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, यानी टाइम के साथ में, समय के साथ में उससे परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो मात्र संसाधनों के उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होगा। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हो गए हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। ये आपको खोजने हैं विद्यार्थियों। ऐसे प्रदेश आपको ढूंढने हैं जो संसाधन संपन्न है परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और आपको साथ में ऐसे भी क्षेत्र ढूंढने जो संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित है। और ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने उसके कारण भी आपको खोजने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपकी विद्यार्थियों क्या है? एक्टिविटी है। उपनिवेशन, ये कई बार पूछा जाता है उपनिवेशन क्या है, ये टर्म आ जाती है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के, अगले पेज पे हमें चलना होगा विद्यार्थियों, जो यहां से शुरू होता है, मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। इंग्लैंड ने क्या किया? यही तो किया। उसके पास टेक्नोलॉजी खूब थी, उसके पास प्रौद्योगिकी खूब थी, इसलिए उसने ऐसे कंट्री जिनके पास में संसाधन खूब थे
उनका शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव भी किया है। अतः भारत में विकास सामंतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। विद्यार्थियों, संसाधनों का संरक्षण, अगला टॉपिक हमारा क्या है? संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो सकती है। विवेकहीन उपभोग हमने किया, अति उपयोग हमने किया, तो क्या होगा? उससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से, यानी जो गुजरे जमानों से, संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ, एक उदाहरण देखिए आप गांधी जी के। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। उनके शब्दों में कई कोई पंक्तियां देखिए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्तिता आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर में थे। कौन? गांधी जी। और लास्ट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में कार्ल ब्रॉम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, याद रखना है इसको, सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में आपके द्वारा किया गया, जो हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने जो टॉपिक क्लियर करे हैं वो है संसाधन नियोजन के बारे में हमने पढ़ा, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में हमने पढ़ा, एजेंडा 21 हमने पढ़ा, रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 था वो हमने पढ़ा। देखिए यहाँ से हमने इसका अध्ययन किया विद्यार्थियों, ये वाला। इसके साथ साथ हमने सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का विकास आदि के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।